Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से जाइए और उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जल्दी से हम सबके थ्रू भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन ग्रैब every course from KG to class 12th for the academics, for the CBSE boards with free of cost. ठीक है, so let's start the session. So भाई आज का धमाकेदार सेशन रहेगा हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। क्या रहेगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आज ये हमारा इंपॉर्टेंट सा सेशन रहेगा, छोटू सा सेशन होगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएंगी चीजें। आ देखो, किस किसने मेरे साथ न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है बताओ? We have spoken about ना in the previous sessions, है ना? So आपका था क्या न्यूटन का थर्ड लॉ? Let's start. चलिए, तो देखो बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर बेटा ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ये ए वाली बॉडी मान लीजिए इसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। कितना? 25 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। और ये बी वाली ए पर क्या लगाएगी? अब बताओ कितना फोर्स लगाएगी? सोचो कौन बेटा, ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगेगी। मतलब कि अगर ये 25 न्यूटन का लगा रही है तो ये भी आपका कितना लगाएगी बेटा? 25 न्यूटन का ही लगाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं बेटा? हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज बोल सकते हैं बेटा कि एवरी एक्शन, एवरी नहीं पहले लिख सकते हैं कि इफ वन बॉडी अप्लाइज a force on other body, then the equal and opposite force will applied by another body on first body। another ने लेके हम बोल सकते हैं सेकेंड बॉडी। यहां पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, ठीक है? बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। तो इसका मतलब कि अगर इसने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बी वाली ने भी 25 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक और चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, वो कंक्लूजन ये है बेटा कि एवरी एक्शन, देखो एक पॉइंट देखो, ये आपकी ए बॉडी जो है, मान लो मैं इसको फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर रही हूँ। क्या कंसिडर कर रही हूँ मैं इसको फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर रही हूँ बेटा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर रही हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी लगाई जाने वाली जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। और ये जो सेकंड वाली बॉडी पर फोर्स लगा रही है, इसी को तो हम एक्शन फोर्स बोल रहे हैं। तो अब सेकंड वाली बॉडी भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगा रही है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा, ये आपकी सेकंड बॉडी हो गई बी वाली आपकी क्या हो गई बेटा? बी वाली हो गई आपकी सेकंड बॉडी। तो हम ये देखते हैं सेकंड बॉडी क्या करेगी बेटा? सेकंड बॉडी जो फोर्स लगाएगी फर्स्ट वाली बॉडी पर, उसको हम बोलेंगे बेटा रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे हम उसको बोलने वाले हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? तो अब मैं यहां से एक चीज बोल सकती हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
एंड अपोजिट रिएक्शन। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। क्या? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और यही था न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे मैम हम इसको ग्रेविटेशन से कैसे रिलेट करेंगे? ग्रेविटेशन क्या था बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने देखा था न्यूटन ने सबसे पहले क्या देखा था, जब न्यूटन अपने गार्डन में ट्री के नीचे बैठे थे तो उन्होंने ये चीज देखी थी कि एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? यही तो बात थी ना कि एप्पल जो है वो नीचे ही गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा था बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जल्दी से बताइए, क्योंकि नीचे एक फोर्स है ना, एक पुल है जो क्या कर रहा था, जो उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और वही फोर्स, वही पुल क्या था बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इससे कैसे रिलेट करता है? डोंट वरी, पहले इतना रिवाइज हुआ ना क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब मैं केस बताती हूँ, चलो पहले यहाँ पाओ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट if an object exert a force on another object, then the second object exert an equal and opposite force on the first object। हम ये बोल रहे हैं बेटा अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है तो सेकेंड बॉडी भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए भी मतलब अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर पाती है। दिस मीन्स दैट व्हेन अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो अब मान लो, अब इस चीज को अभी छोड़ो, अब आओ जरा मेरे साथ यहाँ पर। मान लो मैं आपसे बोलूं कि देयर इज अ ट्री हियर। क्या? देयर इज अ ट्री हियर, ठीक है, एंड इस ट्री के ऊपर एक एप्पल है। क्या है बेटा? इसके ऊपर यहाँ पे एक एप्पल है। कहां से एप्पल लग रहा है? ये टमाटर सा। मे बी इट इज लुकिंग लाइक एप्पल नाउ। ये ठीक है, ये एप्पल गिर रहा है बेटा। अब जब ये एप्पल गिर रहा है तो ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो अब नीचे क्या है? यहाँ पे ये अर्थ, दिस इज अर्थ। अब एक पॉइंट ये है कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है बेटा, अर्थ ने इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाई है? अर्थ अप्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एप्पल। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? अर्थ ने क्या किया है? अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई किया है एप्पल के ऊपर। किसके ऊपर? एप्पल के ऊपर, जिसकी वजह से एप्पल नीचे आ रहा है। बट अगर न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर याद है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर, मान लो अर्थ जो है यहाँ पे ये फर्स्ट बॉडी है, और यहाँ पर बेटा ये मान लो ये एप्पल जो है ये सेकंड बॉडी है। क्या है? एप्पल आपका यहाँ पे सेकंड बॉडी है। अब इमेजिन करो कि अगर फर्स्ट बॉडी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो क्या ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगाएगी अर्थ के ऊपर? बिल्कुल लगाएगी। पर वो दिखता क्यों नहीं है? एप्पल ही क्यों नहीं चाहता? अर्थ क्यों नहीं आती एप्पल की तरफ? यही तो सारे सवाल का जवाब इस सेशन के अंदर मिलने वाला है आज। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि आपका जो एप्पल है ये भी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अर्थ। बेटा ये क्या करेगा? ये भी अर्थ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अप्लाई करेगा। बट शर्त यहां पर ये होगी बेटा, क्या होगी शर्त? शर्त यहां पर ये होगी कि हमें सिर्फ एप्पल गिरता हुआ नजर आएगा, अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल बना कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? समझ में आया ऐसा क्यों होगा? अब मैं आपको उसके आंसर दूंगी, ठीक है। चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये इतना याद रखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि दिस मीन्स दैट व्हेन द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अर्थ जो है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा वो भी इक्वल फोर्स अर्थ पर अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो मान लो जैसे कि अर्थ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है तो एप्पल इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा है, तो अपोजिट होगी डायरेक्शन। इसलिए तो हम बोलते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में जो दो बॉडीज हैं उन पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मतलब एक बॉडी ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई। समझ में आया? बिल्कुल मैम समझ में आया, ठीक है। तो दस इवन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हम ये बोल रहे हैं बेटा जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट से अ स्टोन, मान लो अब मैं स्टोन की बात करूं, जैसे मैंने
जो एक सेशन गया था मेरा, कौन सा, ग्रेविटेशन वाला, जिसमें मैंने आपको बॉल फ्री उसका दिखाया था ना, पेपर बॉल का करके। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट से अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, मान लो अभी मैं उसका एग्जांपल देती हूँ। चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। चलो यहीं पे देखो, एक स्टोन है, ठीक है, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है, और ये बंदा एक स्टोन ले रखा है इसने, और इसने नीचे ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। एक्सेलरेटेड मतलब कि इसकी स्पीड होगी और ये अर्थ के टुवर्ड्स गिरेगा, मतलब यहाँ पे नीचे क्या है बेटा, नीचे आपकी अर्थ है, एंड दिस इज स्टोन हियर, ठीक है। So we can say that the stone comes down due to gravitational force of attraction exerted by the earth. तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि अर्थ ने क्या यूज करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी हेल्प से उसने क्या किया है, स्टोन फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। तो आपका जो स्टोन है बेटा इसी वजह से अर्थ की तरफ क्या कर रहा है बेटा, फॉल डाउन हो रहा है, मतलब क्या गिर रहा है, ठीक है। सो इफ द स्टोन आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, देन व्हाई डोंट वी सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ कह रहा है कि अगर आपकी एक ऑब्जेक्ट, मतलब आपके पास दो बॉडीज हैं, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दूसरी बॉडी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अप्लाई कर रही होगी, फिर भी स्टोन ही क्यों नीचे गिर रहा है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रही है। अब पिक्चर के अंदर लेकर आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप बोलेंगे मैम इसका क्या है स्क्रीनशॉट लें, आपके सड़े हुए डायग्राम्स का। बेटा मेरे डायग्राम्स को मत कह देना, ठीक है। चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, अब आ जाओ, मैं इसके सबके आंसर्स अब आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, ठीक है। तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, पहली बात तो इसके दो एजेंडा थे, याद है। एक तो कि जो आप फोर्स की बातें कर रहे थे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, आप बोल रहे थे कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। आप ये तो बातें कर रहे थे ना बार बार, तो वो फोर्स कैलकुलेट कैसे होगी वो इसने बताया कैलकुलेट करके। दूसरी बात, इसने फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया, जहां से एक फॉर्मूला निकल कर आया बेटा, F इज इक्वल टू एम ए। क्या, F इज इक्वल टू एम ए आया था, पूरा डेरिवेशन भी कराया था मैंने इसका, करेक्ट। तो ये हो गया आपका बेटा F इज इक्वल टू एम ए। अब हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, मान लो अगर मैं फोर्स को यहाँ पे कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर दूंगी बेटा, तो एक्सेलरेशन और मास का ना इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इफ फोर्स, अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट करती हूँ बेटा, तो एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर आप की बॉडी का मास ज्यादा है, क्या बेटा, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, और अगर किसी बॉडी का बेटा मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। समझ में आया। फिर अगर मैं फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप देखूं तो मुझे वहां से एक ही चीज समझ में आती है कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो होते हैं बेटा वो आपके कैसे प्रोपोर्शन होते हैं, जल्दी बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, ठीक है। इसका मतलब कि इफ यू अप्लाइड, आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूंगी। मान लो किसी बॉडी का मास ज्यादा है बेटा, अब आप बताना सही है या गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मेरा सवाल यह है, एक्सेलरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? उसके लिए एक्सेलरेशन कम होगा या फिर ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन तो कम ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बेटा आपका मास ज्यादा है, आपका मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन उस बॉडी में ज्यादा नहीं हो पाएगा, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरा पूछना यह है कि क्या मैंने ये चीज सही लिखी है? सही लिखी है बेटा। अगर ये चीज मैंने सही लिखी होती है, ये गलत है चीज। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ पे आपसे बात क्या चल रही है, अब आप यहाँ पे खुद नोटिस करोगे, आपका सारा खेल है मास का, ऑब्जेक्ट के मास का। उसके बाद हम एक्सेलरेशन और फोर्स को देखते हैं। अगर किसी बॉडी का बेटा मास कम होता है, अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आंसर निकलवा लिया मैंने आपसे। यहाँ पे अगर किसी बॉडी का बेटा मास कम होता है तो आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है बेटा, और आपका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होता है। अगर आपको ये समझ में आता है ना, तो उन सब सवाल के जवाब आप तक आ चुके हैं, ठीक है, कि क्यों एप्पल ही नीचे गिर रहा है, क्यों स्टोन ही नीचे गिर रहा है। ये सब आपको सवाल, मतलब कि इन सब सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है F इज इक्वल टू एम है, जिसमें हम देखते हैं अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है
तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब इतने का पहले स्क्रीनशॉट लो जरा, लो जल्दी से ले लिया। अब देखो, अब आओ जरा इस वाले पे, यहीं पे मैंने आपसे क्या बोला, एप्पल ही नीचे गिर रहा है, ऐसा क्यों हुआ बेटा? अगर मैं यहाँ पर एप्पल और अर्थ की बात करूंगी, किसकी, एप्पल और अर्थ की बात करूंगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका मास ऑफ एप्पल है वो ज्यादा, मास ऑफ एप्पल और मास ऑफ अर्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो हम देखेंगे बेटा मास ऑफ अर्थ ज्यादा होगा आपका। क्या? मास ऑफ अर्थ, फॉर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा आपका। तो अगर आपका मास ऑफ अर्थ ज्यादा होगा बेटा, इसका मास कम हो गया, मास ऑफ एप्पल क्या हो गया बेटा, मास ऑफ एप्पल कम हो गया और मास ऑफ अर्थ आपका ज्यादा हो गया। तो अगर मास ऑफ एप्पल बेटा कम हो गया तो अब बताओ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और मास ऑफ अर्थ अगर बेटा ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। आप सोच लो खुद। तो बेटा जब मास ही कम है इसलिए तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, बट मास ज्यादा होने की वजह से, अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं फील होता। कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन तो जब भी फील होगा ना जब आपका मास कम होगा। समझने वाला पॉइंट आप लोग। सो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये चीज पता थी कि F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, है ना। So it is clear from this formula that the acceleration produced in a body is inversely proportional to the mass of the body. Now the mass of a stone is very small. अब हम देखते हैं बेटा जो स्टोन का मास था वो बहुत ज्यादा छोटा था, याद आ रहा है? यस मैम। सो ड्यू टू विच ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। तो हम ये देख रहे हैं बेटा मास कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया। सो ड्यू टू लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, स्टोन के लार्ज एक्सेलरेशन की वजह से बेटा हमने देखा कि स्टोन जो है हमें वो अर्थ की तरफ जाता हुआ नजर आया। ठीक है, तो स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, द मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, ड्यू टू वेरी लार्ज मास ऑफ द अर्थ द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बताया ना फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए आपका, उस केस में आपका फोर्स कांस्टेंट है जब आप मास और एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सेम ही फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो जब आप सेम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बेटा अर्थ आपको स्टोन के टुवर्ड्स जाती हुई नहीं नजर आ रही है। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, मतलब इतना ज्यादा छोटा होगा बेटा कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। एंड हेंस वी डू नॉट सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन। और हम देखेंगे बेटा कि आपकी जो अर्थ है वो आपको स्टोन की तरफ राइज करती हुई नहीं नजर आएगी। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझे? जल्दी से बताइए, समझ गए ना वाला पॉइंट आप लोग? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा कि मास ज्यादा मास कम होने की वजह से एप्पल का उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ लगा रही है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो लगा रही होगी, इसलिए तो फोर्स कांस्टेंट लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि फोर्स तो इक्वल ही रहेगी, बट हम देखेंगे फोर्स इक्वल होने के बाद भी ये उसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा तेजी से करवा पाएगी जिसका मास कम होगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया ना समझ में आप लोगों को? आया? यस मैम। सो द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम स्टोन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो हम ये देख रहे हैं बेटा जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ और 1 किलोग्राम स्टोन के बीच में वो कितना होगा, वो कितना एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवा पाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द स्टोन। सिर्फ इतना ही एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करवा पाएगा। सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द स्टोन इज क्वाइट लार्ज, बेटा ये ज्यादा है, सो वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। तो जो भी चीजें बेटा अर्थ के टुवर्ड्स जा रही हैं वो इसलिए ही जा रही हैं क्योंकि उनका मास कम है अर्थ से। क्या? अर्थ से उनका मास कम है। तो अगर एक ऐसा केस आ जाए, अब आप खुद सोचो इस चीज को, एक केस स्टडी हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि अगर कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करे जिसका मास अर्थ से ज्यादा हो, तो क्या मैम अर्थ उसके टुवर्ड्स गिरेगी? सवाल है मेरा, जवाब चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा सोचकर। सो द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.63, और बेटा यही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना कम एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करेगी। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा है बेटा। सो वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स फॉलिंग स्टोन। तो हम देखेंगे बेटा कि हमें अर्थ का मोशन ही नजर नहीं आएगा फॉलिंग स्टोन के टुवर्ड्स। ठीक है, तो सारा खेल किसका है बेटा? सारा खेल है मास का। किसका खेल है बेटा? सारा का सारा मास का खेल है। बस यहीं पर बेटा हमने रिलेट कर दिया न्यूटन के थर्ड लॉ को ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हम लोग, जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टोन लिया और उसको ऊपर फेंका, तो वो नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ क्यों उसकी तरफ नहीं आ रही है? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है बेटा और स्टोन का मास कम है। तो जब मास, फोर्स तो सेम ही रहेगी ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड थ्रू बोथ ऑफ द साइड्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि आपका मान लो 25 न्यूटन का इधर से, 25 न्यूटन का उधर से, फोर्स कांस्टेंट, बट
वो फोर्स ज्यादा तेज वाला एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस करवा पाएगी, जिसका मास कम होगा, और कम वाला एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस कराएगी, जिसमें मास ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज करो बार बार। क्या ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको पता है दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स कांस्टेंट ही होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये बोलेगा अगर आपका मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा बेटा उसी फोर्स में, और किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा उस फोर्स के थ्रू। यही है बेटा पूरा का पूरा इस सेशन का कंक्लूजन। दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो बस बेटा यही समझाना था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो बस इस सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो बेटा आई होप आपको अच्छे सेशन समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक करिए। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन ग्रैब द होल कोर्स इन अ लाइक हम बोल सकते हैं डिटेल मैनर with free of cost. And if you are from CBSE board, we are providing you the detailed course from KG to class 12. And student, if you are from the state boards, जैसे कि MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board, then we are providing you the detailed course from 6 to class 12. So students, if you want to achieve a good marks, ठीक है, if you want to score a very good grade in your school, so just follow the Magnet Brains through YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. जल्दी से इन सबके थ्रू फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसको, फ्री फॉल ऑफ बॉडी क्या होता है बेटा, बहुत सारी चीजें रहेंगी उसके अंदर। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो अब मैं सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ, ई बुक्स एंड ई नोट्स भी ले सकते हो, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाओ और जल्दी से ग्रैब भी कर लो उनको। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।